मूवी स्टार्ट होती है और हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं। इसमें क्लाइव हार्वे और पॉल हैं। इन लोगों ने डेजर्ट में एक जगह के बारे में पता लगाया था और उन्हें लगता है कि वहाँ पर खजाना हो सकता है। एक्चुअली ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और इस काम में उन्हें डेजर्ट में डायमंड ढूंढना है। वो तीनों उस जगह पर जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक अंडे की शेप में बहुत बड़ा चट्टान दिखाई देता है। इनमें से एक जब उसके ऊपर हथौड़ा मारता है तो वो टूट जाता है और उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलकर उन सभी को अब मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लैब को देखते हैं। यहाँ डॉक्टर जैक जो कि अपने साथी साइंटिस्ट के साथ में एक क्रू की मदद कर रहे हैं। ये क्रू एक रूम में फंसे थे और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला था, लेकिन जैक अपनी समझदारी से उस क्रू की जान बचा लेता है। जैक की काबिलियत को देख के उसका बॉस उसके पास में आकर उसे सर्च फील्ड में जाकर ढूंढने का काम देता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जैक उसी रेगिस्तान में आया है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी छोटी सी दुकान लगाकर बैठा था। वो जैक को एक चमकीली सी चीज देता है। कुछ देर बाद अब उसे वहाँ पर रिसीव करने के लिए कमांडर कॉर्ल आते हैं और उसे वो अपनी कंपनी के बेस पर ले जाता है। बेस के रिसेप्शन पर उसे मिकी और जॉन मिलते हैं। मिकी जैक का पासपोर्ट देखते हुए उसके सामान की चेकिंग करती है। मिकी को इसमें एक मशीन मिलती है। ये मशीन एक तरह का ट्रैकर था और वो चीज 2000 फीट नीचे तक के पानी तक को पता लगा सकती थी। चेकिंग के दौरान कार्ल का साथी टाइटस एक मरे हुए सांप के साथ में आता है। अब जैक की एंट्री के लिए मिकी एक डायरी ढूंढती है जिसे जोहान नाम के आदमी ने पैंट में रखा था। उसकी बदतमीजी को देखते हुए जैक जोहान को मारकर उसे बेहोश कर देता है और मिकी उस डायरी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद में जैक और मिकी एक ट्रक से उस टीम की तलाश में निकल जाते हैं जो स्टार्टिंग में डायमंड की खोज में निकले थे। उनके ट्रक के ऊपर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल था क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर से भी ऊपर भटकना पड़ सकता है। अब हम यहाँ पर दो नए कैरेक्टर्स मैग्ना और कर्ट से मिलते हैं जो कि इस ट्रक के ड्राइवर थे। यहाँ से निकलने से पहले टाइटस को एक बूढ़ा सा आदमी उसे एक हड्डी का लॉकेट देता है जिस पर एक खोपड़ी का डिजाइन था। ये सभी अब जब निकलते हैं तो हम देखते हैं कि जैक मिकी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है। काफी देर से उस रेगिस्तान में भटकने के बाद मिकी को पहले वाला ट्रक दिखता है। वो जब उस ट्रक के पास में जाते हैं तो थोड़ी दूर पर उन्हें यहाँ इंसान के दो कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल के बगल में एक चाकू भी था जिसे देखकर कार्ल समझ जाता है कि यह बॉडी पॉल की है। सबको इस बात की कंफ्यूजन हो रही थी कि इनकी मौत 6-7 घंटे पहले हुई होगी, लेकिन ये बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज होकर कंकाल में कैसे बदल गई। मिकी इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बुलाने को कहती है, पर कार्ल का शक उस तीसरे बंदे पर था जो इनके साथ था क्योंकि यहाँ पर बस 2 ही कंकाल थे। इसका मतलब यही हो सकता है कि तीसरे वाले ने ही इन्हें मारा है। अब तभी टाइटस उन्हें आवाज देकर अपने पास में बुलाता है। यहाँ पर उन्हें पैरों के कुछ निशान मिलते हैं और इसके बाद में वो इनका पीछा करते हुए उनके पीछे चल देते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें समझ आता है कि शुरुआत में उन्हें 2 पैरों के निशान जो मिले थे पर अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। तभी अब जैक की मशीन बीप करने लगती है और सब अब उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। इसके बाद वो एक शमशान जैसी जगह पर आते हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि यहाँ काला जादू जैसा होता है। टाइटस जैक को वहाँ की चीजों को छूने से भी मना करता है और टाइटस के पास में जैसा लॉकेट था वैसा ही वहाँ की हड्डियों पर बना था। अब कर्ट वापस उनके पास में ट्रक लेकर आता है और वो अपने बेस की तरफ निकलकर एक फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर भेजने की सोचते हैं। अब तभी उन्हें यहाँ एक और बॉडी का कंकाल मिलता है। इसका मतलब वो जो तीसरा बंदा था वो भी मारा गया। कार्ल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा था क्योंकि उसके साथियों को किसी ने मार दिया। कार्ल उन्हें इस किलर की खोज में जाने को बोलता है पर मैग्डा उसे मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी, इसीलिए वो सब यहीं पर रात गुजारने वाले होते हैं। जैक को अपने साथ में हुए इन सारे चीजों को याद करते हुए वो सोचता है कि वो कैसे यहाँ ना चाहते हुए भी आ गया। इन सब बातों में उसे बस एक ही चीज अच्छी लगी कि वो मिकी से मिला। नींद न आने की वजह से जैक रेत पर स्केटिंग करता है जिसे मिकी दूर से देख रही थी। अब मिकी उसकी मशीन को उसके पास में लाती है क्योंकि वो बहुत देर से बीप कर रहा था। इसका मतलब यह है कि वो क्रिएचर पास ही है। पर यहाँ पर मिकी और जैक आपस में रोमांस करने में लगे हुए थे। ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए थोड़ी देर बाद जब वो एक दूसरे के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं तो मिकी ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक अभी भी बाहर ही था और तभी उसका मशीन अब जोर जोर से बीप करने लगता है और जैक जब अपने अगल बगल देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इतने में वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। इसे देख के जैक चिल्लाते हुए ट्रक के पास में जाकर कार्ल को उठाता है। कार्ल टार्च लगाकर बाहर देखता है तो उसे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो जैक को समझाता है कि तुम अफ्रीका में हो और ये हो सकता है कि उसने किसी जानवर को देखा होगा। तभी मिकी आकर उसे बताती है कि उसके साथियों के कंकाल अब कहीं गायब हो चुके हैं। कार्ल को लग रहा है कि इसके पीछे जैक का हाथ हो सकता है, पर जैक उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है और रही बात उन हड्डियों की, आखिरकार मैं उनका क्या करूंगा। अब ये देख के टाइटस ने अस्सी खुल्लू के बारे में बताता है। ये एक रेत की रानी है और वो इस दुनिया में अकेली है। वही है जो इंसानों के मांस को नोच कर खा रही है।
और वो अपने शिकार के सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। ये सब बातें कार्ल को बकवास लग रही थी और थोड़ी देर बाद कर्ट और जैक को वापस मशीन से बीप करने की आवाजें आती हैं। इसके बाद में कार्ल मैगडा को ट्रक को उसी डायरेक्शन में ले जाने को बोलता है, पर मैगडा उसे सुबह होने का इंतजार करने को बोलती है। अब सुबह होते ही वो सब किलर के पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर आने पर वो सभी लोग उतरकर अगल बगल क्रिएचर को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर अब एक जगह पर उन्हें क्रिएचर दिखाई देता है। कार्ल उसे गन से शूट कर देता है और जब उस क्रिएचर को गोली लगती है तब वो किसी कागज की राख की तरह बिखर जाता है। ये सभी जब उसके पास में जाकर देखते हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। कार्ल भी शॉक था। उन्हें वहाँ अपने साथियों की गायब हुई हड्डियां मिलती हैं, जिसे कर्ट ट्रक में रख देता है। टाइटस अब जैक को बताता है कि उसके साथ में ऐसा हादसा उसकी जवानी में हो चुका था, जब उसने अपने दोस्त की बॉडी की सिर्फ हड्डियों को देखा था। अब सब वहाँ से निकलने का फैसला करके जैसे ही ट्रक को स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाती है, जिसे मैगडा किसी तरह से काबू तो करती है, लेकिन शायद ट्रक अब खराब हो चुका है। कर्ट उन्हें बताता है कि इस ट्रक को बनाने में महीनों लग जाएंगे। अब ये सभी लोग रास्ता भी भटक गए होते हैं। मिकी के रेडियो चेक करने पर उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता, जिससे ना चाहते हुए भी वो लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। उनके ऊपर से तभी प्लेन गुजरता है, पर उनका ध्यान उस पर नहीं जाता। मैगडा जैक को समझाती है कि अभी के लिए उनके पास में पर्याप्त भोजन पानी है, 2 दिन इससे आराम से गुजारा हो जाएगा, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें वहाँ रहते हुए कुछ दिन हो चुके थे, इन्हें अभी भी कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई है। एक रात गार्डिंग करने के लिए कर्ट टाइटस को उठाकर वो अपनी बैग में सोने के लिए चला जाता है। अब तभी अचानक से टाइटस को किसी के होने का एहसास होता है। हम देख पाते हैं कि वह क्रिएचर कर्ट के पास में चला गया है और जब टाइटस कर्ट को उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके एक साइड का फेस पूरी तरह से डिकम्पोज होकर कंकाल में बदल गया है। अब आवाज देकर कार्ल अपने दोस्तों को बुलाता है। उनके आने से पहले वो जो क्रिएचर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया था। उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे काली रेत हो। वो टाइटस को भी अपने शिकंजे में घेरने लगा था। तभी कार्ल यहाँ पर आकर उस स्लीपिंग बैग पर फायर करने लगता है। जैक और मिकी घायल टाइटस को ट्रक में ले जाते हैं। क्रिएचर पर गोली मारने से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वह क्रिएचर उनकी ओर बढ़ते ही जा रहा था, जिसके बाद में कार्ल पेट्रोल डालकर लाइटर जलाकर उसके करीब आने का इंतजार कर रहा था। मैगडा उसे आग जलाने से मना करती है, लेकिन कार्ल का इरादा यहाँ पक्का था। लेकिन जैक उसे बताता है कि वह क्रिएचर वापस जा रहा है, शायद ये पेट्रोल की वजह से हुआ है। अब सब टाइटस को देखने लगते हैं, लेकिन इधर जल्दी से जैक पेट्रोल को ट्रक के चारों ओर डालकर सभी को सुरक्षित घेरे में कर देता है। अब जैक देखता है कि उस क्रिएचर ने कर्ट के कंकाल में अपने आप को समाकर एक खौफनाक रूप ले लिया है। उसे देखकर कार्ल उस पर हमला करता है, जिसके बाद में वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है। अब इस बीच में कार्ल और जैक में फाइट होने लगती है, क्योंकि जैक कार्ल को कर्ट पर शूट करने से रोक रहा था। मिकी इन्हें रोककर समझाते हुए कहती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अब सब इसके बाद में प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से पैदल ही अपने बेस पर जाकर मदद लाएंगे। इन सब में मैगडा टाइटस के साथ में यहीं ट्रक पर रहेगी। अब सुबह होने पर कार्ल, मिकी और जैक तीनों पैदल ही रेगिस्तान में बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद जब उनकी ओर एक रेतीला तूफान आते हुए दिखाई देता है। ये तूफान काफी भयानक था। किसी तरह वो तीनों इस तूफान से सरवाइव करते हैं, मगर तूफान जाने के बाद जब वो दोबारा अपने सामान को देखते हैं तो यहाँ पर जैक का मशीन टूट गया था। उन्होंने अपने साथ में एक पेट्रोल का बॉक्स भी लिया था, जिसका ज्यादातर पेट्रोल तो रेत में ही गिर गया था। चलते चलते रात हो जाती है, जिससे वो एक जगह पर रुकने का फैसला करके अपने चारों ओर पेट्रोल डालकर घेरा बना लेते हैं। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और तभी वहाँ वो क्रिएचर मैगडा के कंकाल में वहाँ पर आता है। क्रिएचर ने अपने फेस की जगह पर मैगडा का फेस लगाया हुआ था। पेट्रोल के घेरे की वजह से वो उसके पास में नहीं आ पाता, जिसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। अब सुबह उन्हें रेडियो से किसी की आवाज आती हुई सुनाई देती है, जिसके बाद में इधर उधर ढूंढने पर उन्हें अपने पुराने दोस्तों का वही ट्रक मिलता है। ये सभी वही लोग थे जो शुरुआत में अंडे के पास में आए थे। अब ये तीनों लोग जल्दी से अपने लिए मदद बुलाते हैं और इसके बाद में अब ये दोनों जैक के पीछे जाते हुए उस अंडे को देखने के लिए जाते हैं। अंदर जाने पर जैक को कुछ अंदाजा होता है कि ये जगह शायद उसी क्वीन क्रिएचर की है और यह चींटियों की प्रजाति का एक विकसित रूप है। अब इनका साथी जोहान ऊपर इनकी मदद करने के लिए आया होता है। वो यहाँ पर आए हुए पहले लोगों की डेड बॉडी को देखता है। इधर ये तीनों समझ गए थे कि टाइटस की बात सही थी। अब जोहान इन सभी को बाहर बुलाकर गन पॉइंट पर लेकर उनके बाकी साथियों के बारे में पूछता है, जिसके बाद में वो सभी उसे सच्चाई बताते हैं। पर जोहान को लग रहा था कि उन्होंने
उन्होंने डायमंड को चुरा कर अपने साथियों को मार दिया है। इसलिए वो इन तीनों को हथकड़ी पहनाकर उन सभी को अपने जीप पर बैठाकर कैंप की ओर बढ़ता है। अब तीनों समझ गए थे कि वो क्रिएचर पूरी दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, इसीलिए अगर उन्होंने उसे अभी नहीं रोका तो बाद में रोकना भी इम्पॉसिबल होगा। इन तीनों ने पूरी प्लानिंग कर ली होती है, जिससे कार्ल पीछे की विंडो से लात मारकर उसे तोड़कर जोहान पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद में वो उसे हथकड़ी लगाकर जीप के पीछे बैठाकर वो सभी एक माइन की ओर जाते हैं, क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि वो क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बसाना चाहता है। वो सभी लोग उस माइन के पास में जाते हैं। इनके पास में एक लिक्विड एक्सप्लोसिव था, जिसे कार्ल अपने पास में रखकर जॉन को वहीं पर छोड़कर माइन के अंदर सावधानी से जाता है। उन्हें वहां कुछ भी दिख नहीं रहा था, तो वहां जैक को एक पुराना जनरेटर मिलता है, जिसके बाद में वो इसे चालू कर देता है और इसके बाद में इस माइन में रोशनी आ गई होती है। धीरे धीरे वो लोग माइन के अंदर जा रहे थे और हम देख पाते हैं कि उस क्रिएचर को भी उनके होने की खबर लग गई थी। कार्ल क्रिएचर को देख के उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसे अकेले अंदर जाने से जैक और मिकी दोनों रोक रहे थे, पर वो रुकता नहीं है और क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसके ऊपर पिलर गिरा देता है। जैक उस क्रिएचर का ध्यान भटकाते हुए उसे अपनी ओर भगाकर उसे एक गड्ढे में गिरा देता है और मिकी कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास में आती है। कार्ल उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलता ही है कि तभी वह क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। कार्ल के एक हाथ को उन दोनों ने पकड़ के रखा हुआ था, पर कार्ल उनके हाथ को छोड़कर उस लिक्विड एक्सप्लोसिव से उस क्रिएचर के साथ में खुद को उड़ा लेता है। अब जैक और मिकी एक्सप्लोसिव से बचते हुए माइन के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें रानी के कोकून के जैसा कोई चीज दिखती है। अब ये लोग जहाँ पर हैं उस जगह को भी क्रिएचर ने घेर लिया था। यहाँ पर उन्हें यह बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि वही कोकून उन सबको कंट्रोल कर रहा है। जैक अपने दोस्त को याद करके उस कोकून को चाकू मार देता है, जिससे अब वो अजीब से क्रिएचर भी मारे जाते हैं। इनके मरते ही अब ये गुफा गिरने लगती है, लेकिन मिकी और जैक जल्दी से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आकर वो देखते हैं कि जीप में जोहान भी मारा जा चुका है। अब मूवी के लास्ट में हम उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर जैक स्टार्टिंग में ड्रॉप हुआ था। जैक यहीं पर रहने का डिसाइड करता है, लेकिन मिकी यहाँ से जा रही है। मिकी को लेने वही टैक्सी आती है और वो अपने सामान के साथ में निकल जाती है। हम उसके सामान में देखते हैं जहाँ पर वही कोकून रखा हुआ था और इसी सस्पेंस के साथ में इस मूवी का एंड होता है।